रोटी वाले की सफलता। गगन एक गरीब भिखारी था। वह रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था और जब भी बहुत भूख लगती तब गुरुद्वारा जाकर लंगर खाता। वह रोज ऐसा करता और अपना पेट भरता था। एक दिन उसने गुरुद्वारे में लोगों को रोटियां बनाते देखा और सोचा, मैं हमेशा यही खाना खाता हूँ, क्यों ना मैं भी रोटियां बना के सेवा करूँ। ऐसा सोच वह एक आदमी से पूछता है, जरा सुनिए, क्या मैं यहाँ रोटी बनाने में मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ, यहाँ पे कोई भी सेवा कर सकता है। गगन रोटियां बनाना शुरू करता है। उसकी बनाई रोटियां सबको बहुत पसंद आती हैं और वो बहुत तेजी से रोटियां बना देता है। अब हर रोज गगन भीख मांगना छोड़कर सेवा में लग जाता है। उसकी भक्ति और सेवा से सब बहुत खुश होते हैं। कई दिन बीत जाते हैं और गगन रोटियां बनाता रहता है। गुरुद्वारे में सभी लोग उसे अपनी खुद की दुकान खोलने को कहते हैं। अरे भाई गगन, सारा दिन सेवा करते रहते हो, तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। पहले भीख मांगता था और यहाँ रोटी खाकर पेट भर लेता था, पर अब मैं भीख नहीं मांगता, बस सेवा करता हूँ और प्रसाद समझकर खा लेता हूँ और रेलवे स्टेशन पर जाकर सो जाता हूँ। अरे भाई, कोई काम शुरू कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, पैसा कमाओ और घर बसा लो। पर मुझे कोई काम नहीं आता। अरे तुमसे अच्छी रोटियां कोई नहीं बना सकता। रेलवे स्टेशन पर अपना रोटी का ढाबा खोल लो। यह ख्याल अच्छा है, चलो कोशिश करता हूँ। और गगन रेलवे स्टेशन पर रोटियों की दुकान खोलता है। उसकी बनाई रोटियां सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। धीरे धीरे काम के साथ उसकी कमाई भी बढ़ने लगती है। लेकिन वह अपने काम के साथ साथ गुरुद्वारे में सेवा करना नहीं भूलता। इस गुरुद्वारे में आकर ही मुझे ये फल मिला है, मैं हमेशा गुरुद्वारे का आभारी रहूंगा। और दिन में बची रोटियां गगन गरीबों में बांट देता है। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। टमाटर वाली की सफलता। चंदन नगर में उषा नाम की एक औरत अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। उनके पास जमीन का एक टुकड़ा था जिस पर वह टमाटर उगाते और गली गली जाकर बेचते थे। उषा इस काम में अपने पति की पूरी मदद करती थी। वह टमाटर की खेती भी देखती और समय समय पर अपने पति के साथ ठेले पर टमाटर बेचने भी जाया करती थी। टमाटर ले लो, टमाटर, ताजा ताजा टमाटर, लाल लाल टमाटर। अरे टमाटर वाली, टमाटर कैसे दिए? 20 के 2 किलो है बहन जी। ठीक है, 5 किलो दे दो। उषा उस औरत को टमाटर देकर आगे निकल जाती है। उषा का पति उससे कहता है, अरे वाह उषा, तुम्हारी तो काफी चलती है। मार्केट में जब भी तुम आती हो नए नए ग्राहक तुमसे टमाटर खरीदते हैं। इसे कहते हैं व्यापार करने का तरीका। उन दोनों का व्यापार सही चल रहा था। एक दिन जब उषा का पति मार्केट से वापस आया, क्या हुआ जी, इतने उदास क्यों लग रहे हो? और ये टमाटर यहाँ? आज बिक्री नहीं हुई क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझो। मार्केट में बाहर से काफी टमाटर आए हैं और वह टमाटर हमारे टमाटरों से सस्ते हैं, इसीलिए हमारी बिक्री कम हुई है। लेकिन हमारे टमाटर तो काफी अच्छे हैं और ताजे भी हैं जी। हाँ, लेकिन वह लोग टमाटर को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं और समय समय पर बेचते रहते हैं और लोग तो सस्ते की ओर ही भागते हैं ना। अब सोचना यह है कि हम इन बचे हुए टमाटरों का क्या करें। हमारे पास तो कोई कोल्ड स्टोरेज भी नहीं है। अगले दिन उषा की नानी उससे मिलने आती है। प्रणाम नानी, कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तू इतनी परेशान क्यों है? उषा नानी को सारी बात बताती है। बस इतनी सी बात? पर तुम दोनों परेशान क्यों होते हो? जब टमाटर अधिक हों तो उन्हें काटकर धूप में सुखा लिया करो और पूरी तरह सूख जाने पर उनका पाउडर बना लिया करो और पाउडर बाजार में बेच दो। अरे वाह नानी, बड़ा अच्छा आइडिया दिया तुमने। उषा और रामलाल ऐसा ही करते हैं और ताजा टमाटर के साथ साथ टमाटर का पाउडर भी बेचना शुरू कर देते हैं। जब मार्केट में कभी टमाटर उपलब्ध नहीं होते हैं तो उनके टमाटर का पाउडर खूब बिकता है।
अब हरे टमाटर के साथ हर समय टमाटर का पाउडर देने के कारण उषा एक सफल टमाटर की व्यापारी बन चुकी थी। सीख, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के भी दाम। पाव भाजी वाली की सफलता। सुनंदा रामपुर गांव में अपने पति के साथ रहती थी। उसका एक बेटा था श्यामू। सुनंदा और उसका पति श्यामू को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने श्यामू को बड़े प्यार से पाला और पोसा था। बड़े होने के बाद उन्होंने श्यामू की शादी एक सुंदर लड़की से की थी जिसका नाम था कमला। लेकिन शादी होने के बाद श्यामू अपनी पत्नी कमला के साथ शहर में रहने लगा और उसने वहाँ एक फैक्ट्री में नौकरी कर ली। श्यामू शहर जाने के बाद कभी गांव वापस नहीं आया। सुनंदा और उसके पति ने कई साल ऐसे अकेले ही गांव में बिताए। एक दिन अचानक लंबी बीमारी के बाद सुनंदा के पति की मौत हो गई और वह अकेली रह गई। गांव में किसी के ना होने के कारण श्यामू अपनी माँ को अपने साथ शहर ले आया। ये देखकर उसकी पत्नी कमला ने श्यामू से कहा, अजी सुनते हो, क्या अब माँ जी हमारे साथ ही रहेंगी? हाँ कमला, अब माँ हमारे साथ ही रहेगी। गांव में अब हमारा कौन है? पहले से ही खाने के लाले पड़े हुए हैं और अब ये बुढ़िया भी आ गई। देखो अब जो भी हो, माँ तो हमारे साथ ही रहेगी। क्या मुसीबत है? लेकिन श्यामू और उसकी पत्नी कमला ये नहीं जानते थे कि दूसरे कमरे में खड़ी सुनंदा उन दोनों की बातें सुन रही थी। शाम को जब श्यामू काम से वापस आया तो सुनंदा ने श्यामू से कहा, बेटा, ये मेरे कुछ गहने तू बाजार में गिरवी रख दे। कुछ पाव भाजी बनाने का सामान ले आ और मुझे एक ठेला खोल दे बाजार में। अरे माँ, ये आप क्या कह रही हैं? आप आराम कीजिए, अब आपकी उम्र काम धंधा करने की नहीं है। अरे बेटा, सारा दिन घर पर बैठी करती ही क्या हूँ, 4 पैसे कमा लूंगी तो अच्छा ही है। अच्छा ठीक है माँ, जैसे आप ठीक समझो। मैं कल सारे सामान का इंतजाम कर दूंगा। और श्यामू ऐसा ही करता है। वो अगले दिन अपनी माँ के गहने गिरवी रखकर पाव भाजी बनाने का सारा सामान अपनी माँ को लाकर दे देता है और शहर के बाजार में अपने दोस्त कमल से बात करके उसकी दुकान के आगे माँ का एक पाव भाजी का ठेला भी लगवा लेता है। सुनंदा अकेले ही पाव भाजी बनाकर बेचना शुरू करती है। सुनंदा बहुत स्वादिष्ट पाव भाजी बनाती थी। उसके हाथ की पाव भाजी एक बार जो खा लेता था वो वापस दोबारा खाने जरूर आता था। धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। सभी लोग उसकी पाव भाजी की तारीफ करने लगे। सुनंदा के ग्राहकों में एक लड़की भी थी जो लगातार उसकी पाव भाजी खाने आया करती थी। एक दिन उस लड़की ने सुनंदा से कहा, अरे वाह माताजी, आपकी पाव भाजी का तो जवाब नहीं। मेरी कंपनी में मैं आपको पाव भाजी बनाने का ऑर्डर दे रही हूँ और ये लीजिए आपका एडवांस। अरे ये क्या कह रही हो बच्ची, क्या सच में? हाँ हाँ माँ जी, ये लीजिए पैसों का चेक। वो लड़की एक बहुत बड़ी फूड सप्लाई कंपनी की जनरल मैनेजर थी। उनकी कंपनी अच्छी अच्छी स्वादिष्ट खाने की चीजें सप्लाई किया करती थी। सुनंदा ये सुनकर बहुत खुश हो गई और उसने घर आते ही अपने बेटे को ये खुशखबरी सुनाई। देख बेटा, मुझे कितना बड़ा ऑर्डर मिला है। ये देख, चेक भी मिला है। देखा कमला, तुम ऐसे ही माँ से जलती रहती थी। माँ ने तो कमाल कर दिया। तुम्हें कुछ माँ से सीखना चाहिए। अब कमला को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने सुनंदा से हाथ जोड़कर माफी मांगी और अगले ही दिन से कमला अपनी सास सुनंदा के साथ पाव भाजी बनाने के काम में लग गई। इसीलिए कहते हैं सच्ची लगन और मेहनत से कोई भी किसी भी उम्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। ऊंट गाड़ी वाले की सफलता। अस्तपुर गांव में शर्मा जी का एक अनाथालय था। उस अनाथालय में शर्मा जी गरीब बच्चों को पालते पोसते थे। अस्तपुर गांव एक रेगिस्तान के बीचों बीच बसा था, इसीलिए वहां पर कई सारी सुविधाएं जैसे सब्जी और दूध पहुंचाना मुश्किल था। एक दिन शर्मा जी पास के गांव में जाते हैं। उस गांव में खूब सारे खेतों में सब्जियां उग रही थी और किसानों ने तबेले में गाय और भैंसें पाल रखी थी। यह देखकर शर्मा जी खुश हो जाते हैं। वो एक किसान से बात करते हैं, भाई क्या तुम अस्तपुर में सामान पहुंचा सकते हो? तुम्हारे पास तो काफी सब्जियां हैं और गाय भैंसे भी हैं, इनका दूध भी तुम बेचते होंगे। हाँ साहब, बेचते तो हैं, लेकिन रेगिस्तान पार कर कर उस छोटे से अस्तपुर गांव में भला मैं क्यों जाऊं? वहां जाने से तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा और रास्ता भी तो कितना कठिन है, रेगिस्तान पार करके जाना पड़ेगा।
शर्मा जी उस गांव के सभी किसानों से बात करते हैं, लेकिन कोई भी किसान अस्तपुर में सब्जियां और दूध की सप्लाई देने को तैयार नहीं होता। शर्मा जी निराश होकर अस्तपुर वापस आने लगते हैं। तभी उन्हें एक लड़का दिखाई देता है जो एक खाली ऊंट गाड़ी लेकर जा रहा था। शर्मा जी उस लड़के को रोककर पूछते हैं, अरे अरे बेटा रुकना तो, क्या तुम इसी गांव में रहते हो? जी नहीं, मैं इस गांव में नहीं रहता, मैं तो बस यहाँ अपनी गाड़ी लेकर आया था कि ताकि 2 पैसे कमा सकूं। अच्छा, तो तुम काम की तलाश में आए हो? ठीक है, मैं तुम्हें काम देता हूँ। क्या तुम इस गांव से सब्जियां, फल और दूध और बाकी सामान अस्तपुर गांव पहुंचा सकते हो? हाँ हाँ जी सर, बिल्कुल, मेरे पास तो ऊंट है और ऊंट तो रेगिस्तान की सवारी होता है, ये तो शहंशाह है जो रेत में दौड़ सकता है। मैं बिल्कुल अस्तपुर आपका सामान पहुंचाऊंगा। शर्मा जी यह सुनकर खुश हो जाते हैं और वो उस लड़के की बात एक गांव के किसान से करा देते हैं जो कि उनको सब्जियां और दूध देने को तैयार हो जाता है। शर्मा जी ढेर सारी सब्जियां और दूध इत्यादि उस गाड़ी में लाते हैं। ताजी सब्जियां, फल और दूध देकर अनाथालय के सभी बच्चे खुश हो जाते हैं और इधर उस किशोर को ऊंट गाड़ी का काम मिल जाता है। अब वो लड़का रोजाना गाँव से फल और सब्जियां आदि अस्तपुर के अनाथालय में सप्लाई करने लगता है। केले के चिप्स वाली की सफलता। एक गांव में मीना नाम की एक औरत अपने पति रामू और अपनी बेटी चिंकी के साथ रहती थी। रामू और मीना का केले का बहुत बड़ा खेत था। वे बड़ी मेहनत से अपने खेत में केले उगाया करते थे। रामू शहर जाकर केले बेचा करता और पीछे से मीना अपनी बेटी चिंकी और अपने घर का ख्याल रखती थी। चिंकी गांव के स्कूल में पढ़ने जाती थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन सुबह सुबह गांव में बुनियादी होने लगी। सुनो सुनो सुनो, शहर की मंडियों में केले का दाम आधा कर दिया गया है, तो इसीलिए आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि शहर में केला बेचने जाएं तो दाम कम कर कर ही बेचें, वरना आपका केला कोई नहीं खरीदेगा। ये बात सुनकर रामू बहुत चिंतित हो जाता है। पहले ही केले के दाम इतने कम मिल रहे थे, अब और भी कम करें, क्या कमाएंगे हम और क्या बचाएंगे। रामू बड़े दुखी मन से ये बात अपनी पत्नी मीना को बताता है। रामू और मीना अभी ये बात कर ही रहे थे, तभी उनकी बेटी चिंकी आकर कहती है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम खाने को कुछ बना दोगी? चिंकी की बात सुनकर रामू कहता है, अरे बेटा, अपनी माँ को तंग करना बंद करो, जाओ वहाँ पर बहुत केले पड़े हैं, कुछ केले खाकर सो जाओ। नहीं पापा, मुझे केले नहीं पसंद, मुझे कुछ और खाना है। बेटा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। मीना रसोई में जाती है और केलों को काटकर उनके चिप्स बनाती है और चिप्स लाकर चिंकी को खाने को देती है। चिंकी बड़ी खुशी खुशी केले के चिप्स खाती है और कहती है कि माँ, चिप्स तो बहुत स्वादिष्ट बने हैं। रामू भी अपनी बेटी की बात सुनकर केले के चिप्स खाता है और अपनी पत्नी से कहता है, अरे मैं तो गुस्से में भूल ही गया था, हम लोग बचपन में कितने केले के चिप्स खाया करते थे। मीना, तुमने वाकई बहुत स्वादिष्ट चिप्स बनाए हैं, भाई कभी कभी हमें भी खिला दिया करो ऐसे ही बिना बोले। अपने पति की बात सुनकर मीना को एक आइडिया आता है और वो रामू से कहती है, अजी सुनते हो, मन में एक विचार आया है, क्यों ना कल से हम केले के चिप्स बनाकर बेचें? केलों की जगह चिप्स के ज्यादा अच्छे दाम मिलेंगे। अरे वाह मीना, ये आइडिया तो मेरे मन में आया ही नहीं। ठीक है, हम कल ही ये काम शुरू करते हैं। अगले दिन वो एक बहुत बड़ा स्टोव और कढ़ाई लेकर अपने आंगन में केले के चिप्स बनाना शुरू करते हैं और खूब सारे केले के चिप्स बनाकर रामू एक ठेले पर गांव में बेचने निकल जाता है। देखते ही देखते मीना के बनाए केले के चिप्स बिक जाते हैं। अब वो दोनों रोज शाम को केले के चिप्स बनाते और सुबह रामू उन्हें बेचने गांव निकल जाता। मीना के बनाए केले के चिप्स इतने स्वादिष्ट थे कि उनका काम धीरे धीरे चल निकला। मैंने कहा था ना आपसे, हमें सफलता जरूर मिलेगी। अब उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर मिलने लगे और वो दोनों गांव में केले के चिप्स बनाने की फैक्ट्री खोल लेते हैं और उसमें गांव के बाकी लोगों को भी रोजगार देते हैं। अब वो लोग काफी धनवान हो चुके थे। इसीलिए कहते हैं,
एक अच्छी सोच और समय पे लिया गया निर्णय हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। बैटरी वाले की सफलता। सुंगरपुर गांव में कुशल सिंह नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही अच्छा कारीगर था। उसे बैटरियों के बारे में अच्छी जानकारी थी। उसके काम की सभी लोग तारीफ किया करते थे। अरे शर्मा जी, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? क्या बताएं वर्मा जी, ये कार की बैटरी भी ना बहुत तंग करती है। अरे शर्मा जी, आप कुशल सिंह के पास क्यों नहीं जाते? उससे एक बार बैटरी रिपेयर कराइए, देखिए फिर कैसे काम करेगी। शर्मा जी कुशल सिंह के पास जाते हैं और उससे अपनी बैटरी ठीक करवाते हैं। ये लीजिए सर, आपकी कार की बैटरी बिल्कुल ठीक हो गई है। अभी आपको 1 साल तक तंग नहीं करेगी। 1 साल बाद मेरे पास ले आइए और बदलकर दूसरी बैटरी ले जाइए। कुशल सिंह का एक बेटा था जगन। वो शहर के कॉलेज में पढ़ा करता था। वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा था, लेकिन वो अपने अमीर दोस्तों की नकल भी किया करता था। एक दिन जब रात को कुशल सिंह घर पहुंचा तो जगन को उदास देखकर उससे पूछा, क्या बात है बेटा, उदास क्यों हो? क्या सोच रहे हो? पापा, मेरे सारे दोस्त कारों में आते हैं, मुझे भी एक कार ले दीजिए ना, मुझे बस में कॉलेज में जाते शर्म आती है। जगन की बात सुनकर कुशल सिंह सोच में पड़ जाता है। मैं ठहरा एक बैटरी ठीक करने वाला कारीगर, अपने बेटे को कार कहाँ से ला कर दूं? लेकिन इसका दिल रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगले ही दिन कुशल सिंह अपने दोस्त विजय कबाड़ी के पास जाता है और उसके पास खड़ी एक पुरानी कार खरीद लेता है और रातों रात मेहनत करके उसे एक बैटरी से चलने वाली कार में तब्दील कर देता है। और अगले दिन जगन के पास वो कार लेकर आता है। जगन बेटा, ये लो तुम्हारी कार। धन्यवाद पापा, लेकिन इसमें पेट्रोल कहाँ डलवाऊं? बेटा, ये कार पेट्रोल या डीजल से नहीं, ये कार बैटरी से चलेगी। मैंने इसे चार्ज कर दिया है। जाओ, निश्चिंत होकर जाओ, रात को आकर फिर से चार्ज कर लेंगे। जगन खुशी खुशी अपनी कार लेकर कॉलेज जाता है। उसकी बैटरी वाली कार देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जगन जब कॉलेज से वापस आ रहा था तभी उसे रास्ते में एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी दिखाई देती है और एक आदमी जगन की कार को हाथ देता है। जगन कार रोककर उनसे पूछता है, सर क्या बात है, कोई परेशानी है? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ बेटा, मेरी कार में पेट्रोल खत्म हो गया है, मुझे अपनी फैक्ट्री में बहुत जरूरी काम से जाना था, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? हाँ जरूर अंकल। बेटा, शहर में तो पेट्रोल है नहीं, फिर तुम्हारे पास पेट्रोल कहाँ से आया? अरे अंकल, मेरी कार बैटरी से चलती है, मेरे पापा ने बनाई है, हमें पेट्रोल की कोई जरूरत नहीं। यह सुनकर वो आदमी बहुत हैरान होता है और जगन से उसका पता पूछ लेता है। अगले दिन वो आदमी कुशल सिंह के पास आता है और उसे बताता है कि वो एक बहुत बड़ा कारों का मैन्युफैक्चरर है और उसे कुशल सिंह की बैटरी वाली कार का आइडिया बहुत पसंद आया और वो कुशल सिंह के साथ मिलकर बैटरी वाली कारें बनाना चाहता है। कुशल सिंह राजी हो जाता है। कुशल सिंह का दिमाग और छगन सेठ का पैसा रंग लाता है और उनकी बैटरी की बनी कारें धड़ाधड़ बिकने लगती हैं। और अब कुशल सिंह भी एक आम बैटरी मैकेनिक नहीं, कुशल सिंह सेठ बन चुका था। चांदनगर में जगन, मगन और छगन 3 दोस्त रहते थे। तीनों एक साथ ही स्कूल जाते थे और स्कूल के बाद तीनों इकट्ठा ही एक जगह खेलते थे। तीनों की दोस्ती पूरे चांदनगर में मशहूर थी। तीनों दोस्तों में छगन पढ़ाई लिखाई में हमेशा अव्वल आता था। जगन और मगन खेल कूद में अव्वल आते थे। छगन के माता पिता को छगन का जगन और मगन से मिलना अच्छा नहीं लगता था। वो हमेशा उससे कहते रहते, बेटा इन आवारा लड़कों से दूर रहा करो, अपनी पढ़ाई में ध्यान रखा करो। पिताजी, वो मेरे दोस्त हैं, आप उनके बारे में कुछ ना कहिए। ऐसा कहकर छगन खेलने चला जाता है। छगन के माता पिता छगन को पढ़ाई के लिए शहर भेज देते हैं। यार छगन, तू शहर जाकर हमें भूल तो नहीं जाएगा? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम दोनों ही तो मेरे दोस्त हो और रहोगे। अरे कैसे भूल जाएगा, इसकी टांगे ना तोड़ देंगे हम अगर इसने ऐसा किया तो।
तीनों हंसने लगते हैं और छगन शहर में पढ़ाई के लिए चला जाता है। इधर चांदनगर में जगन वेल्डिंग का काम सीख लेता है और मगन एक वर्कशॉप में मैकेनिक का काम सीख लेता है। जगन और मगन बड़ी मेहनत से अपनी अपनी वर्कशॉप में काम करते हैं। एक दिन हमेशा की तरह जब वह पुराने मिलने वाली जगह बैठे थे, यार मगन कई साल हो गए, छगन की कोई खबर नहीं आई। भूल गया होगा हमें शहर जाकर। तभी वहाँ एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है, उसमें से छगन निकलता है। मुझे पता था तुम दोनों यहीं मिलोगे, कैसे हो तुम दोनों? अरे वाह, तू तो बड़ा साहब बन गया है। हाँ, मैं इस इलाके का औद्योगिक विकास ऑफिसर बनकर आया हूँ। तुम दोनों क्या कर रहे हो आजकल? जगन और मगन उसे बताते हैं कि वह वेल्डिंग की दुकान पर और बस रिपेयर वर्कशॉप पर काम करते हैं। तुम लोग क्यों ना अपना बस रिपेयर का काम शुरू कर दो। लेकिन भाई, इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैं तुम्हें सरकारी सहायता दिलवाऊंगा। और सरकारी सहायता से वह दोनों बस बॉडी बनाने का काम शुरू कर देते हैं। काफी दिन बीत जाने के बाद भी उनके पास कोई बड़ा काम नहीं आता। मगन जगन से कहता है, अरे यार जगन, ऐसा कब तक चलेगा? हमें सरकारी पैसा भी तो वापस करना है। तभी एक बस आकर वहाँ खड़ी हो जाती है। अरे भाई, ये वर्कशॉप आपकी है? जी हाँ, हमारी है। अरे पिछले मोड़ पर मेरी बस का एक्सीडेंट हो गया था, इसे ठीक कर देंगे आप? हाँ हाँ, क्यों नहीं। जगन और मगन मेहनत करके उस बस की बॉडी काफी अच्छी बना देते हैं। बस बनकर तैयार हो जाती है। वह दोनों बस वाले को फोन कर कर बुलाते हैं। अरे वाह, तुम दोनों ने तो बहुत अच्छा काम किया है। वह जगन और मगन के काम से खुश होकर अपनी सारी बसों की बॉडी बनाने का काम उन्हें दे देता है। सीख, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। एक गांव में जगन नाम का एक आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। जगन का बांस का कारोबार था। वो गांव से शहर में एक फैक्ट्री में बांस की सप्लाई किया करता था। उस फैक्ट्री में बांस से तरह तरह की चीजें बना करती थी, लेकिन जगन को बांस के बहुत ही कम पैसे मिला करते थे। जगन चाहता था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बहुत बड़े ऑफिसर बने, ना कि उसकी तरह बांस का कारोबार करें। इसीलिए उसने अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला रखा था। लेकिन उसके बड़े बेटे सोनू का पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह तो बस बांस के तरह तरह के खिलौने बनाता रहता था। जगन उससे बहुत नाराज था। सोनू, आज फिर तुम्हारे प्रिंसिपल साहब ने मुझे बुलाकर तुम्हारी शिकायत की। इस बार भी तुम्हारी क्लास में सबसे कम नंबर आए हैं। देखो, मैं कहता हूँ कि बांस की चीजें बनाना छोड़ो और अपना पढ़ाई में ध्यान दो। समय के साथ साथ सोनू बड़ा हो गया, लेकिन उसका बांस की चीजें बनाने का शौक नहीं गया। वो अब बांस की बड़ी बड़ी चीजें बनाने लगा, जैसे बांस के बड़े अच्छे खिलौने, बांस का फर्नीचर, मेज, कुर्सी इत्यादि। सारी दुनिया में महामारी फैलने के कारण देश में लॉकडाउन लग जाता है और शहर की फैक्ट्रियां बंद हो जाती है और उनका काफी नुकसान होता है। वो काफी परेशान हो जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? ये महामारी ना जाने कब खत्म होगी। इधर घर में और गांव में बांस के ढेर लगते जा रहे हैं। फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे कमला, मुझे अपनी नहीं तुम्हारे इस निकम्मे बेटे की फिक्र है। अगर ऐसा रहा तो कारोबार बंद करना पड़ेगा। इसका ना जाने क्या होगा। यह सुनकर सोनू कहता है, पापा पापा, मैंने आपकी समस्या का हल निकाल लिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सोनू अपने माँ बाप को उनके बांस के गोदाम में लेकर जाता है। वहाँ उसके माता पिता देखकर हैरान हो जाते हैं कि वहाँ बांस की कई तरह की मेज, कुर्सी और फर्नीचर बनाकर रखा था, और वो भी बिल्कुल जैसे शहर की फैक्ट्री में बनते थे। सोनू अपने पापा से कहता है, पिताजी देखिए, मैंने कितना अच्छा फर्नीचर बनाया है। अब आप बांस का फर्नीचर बनाकर शहर में क्यों नहीं बेचते? जगन को अपने बेटे का आइडिया पसंद आता है, लेकिन वो अपने बेटे से कहता है, लेकिन बेटा, इस काम के लिए पैसा कहाँ से आएगा और मजदूर कहाँ से आएंगे, और लॉकडाउन में हम सामान कैसे बेचेंगे? पिताजी आप फिक्र ना करें, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। मैंने गांव के कुछ लोगों को बांस का फर्नीचर बनाने की ट्रेनिंग दी है, और आजकल तो सरकार नया काम करने के लिए खूब लोन भी दे रही है। और बिक्री की तो आप फिक्र बिल्कुल मत कीजिए,
लॉकडाउन में हम ऑनलाइन अपना फर्नीचर बेचेंगे। जगन अपने बेटे सोनू को ये काम करने की इजाजत दे देता है और खुद भी उसके साथ मिलकर बांस का फर्नीचर बनाने लगता है। देखते ही देखते उनका काम चल निकलता है और अब वो शहर में बांस बेचने के बजाय गांव में ही बांस का फर्नीचर बनाने की फैक्ट्री लगा लेते हैं और उनका बनाया फर्नीचर शहर ले जाकर बेचने लगते हैं। अच्छा और सस्ता होने के कारण लोग उनके फर्नीचर को हाथों हाथ खरीद लेते हैं और ऑनलाइन भी उनका फर्नीचर खूब बिकता है। आलमगढ़ गांव में सुरेंद्र नाम का एक मजदूर रहता था। वो बहुत ही मेहनती और ईमानदार था। वो आलमगढ़ की पत्थर की खदानों में काम किया करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटी मीरा थी। उसकी पत्नी राधा बहुत ही सुशील थी। वो घर का काम बड़े अच्छे से संभालती थी और उसकी बेटी मीरा पढ़ने में बहुत होशियार थी। माँ देखो देखो, मैं फिर से अव्वल आई हूँ। शाबाश बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। हाँ राधा, तुम सही कहती हो। हमारी जमा पूंजी तो हमारी ये बेटी मीरा है। हमें इस पे बहुत नाज है। सुरेंद्र और राधा का सपना था कि वो मीरा को पढ़ा लिखाकर एक बहुत बड़ा इंसान बनाए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन खदान में एक दुर्घटनावश सुरेंद्र के हाथों पर बड़ा पत्थर आ गिरा, जिस कारण सुरेंद्र के दोनों हाथ काटने पड़े। अब वो कोई काम नहीं कर सकता था। उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। राधा चिंतित हो जाती है कि अब उनका गुजर बसर कैसे चलेगा और मीरा के भविष्य का क्या होगा, उसकी पढ़ाई लिखाई कैसे पूरी होगी। एक दिन जब मीरा अपने कॉलेज से वापस आती है तो अपनी माँ को चिंतित देखकर उससे पूछती है, माँ क्या हुआ, इतनी चिंता में क्यों बैठी हो? बेटा, चिंता कैसे ना करूं, घर कैसे चलेगा, खाएंगे क्या? मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। इन सब का तेरी पढ़ाई पर क्या असर होगा? हमारे सपनों का क्या होगा बेटी? कोई बात नहीं माँ, भगवान सब ठीक करेंगे। चलो माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। खाना खाते हुए मीरा को एक आइडिया आया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तुम तो कितना अच्छा खाना बनाती हो, क्यों ना खाना बेचने का काम शुरू करो। हमारे कॉलेज के बाहर एक बूढ़ी औरत भी खाना बेचती थी, उसका काम बहुत अच्छा चलता था। शायद वो अब गांव चली गई है, पता नहीं आ नहीं रही आजकल। बात तो तेरी अच्छी है, बुरा आइडिया नहीं है। राधा को मीरा का आइडिया अच्छा लगता है और वो अगले ही दिन से ठेले पर कॉलेज के चौराहे पर खाना बेचना शुरू कर देती है। राधा के हाथ का बना स्वाद खाना खाकर सभी लोग खुश होते हैं। सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते हैं। दिन पर दिन उसके ग्राहक बढ़ते जाते हैं। हॉस्पिटल से आने के बाद सुरेंद्र भी उसकी सहायता करता है। इस तरह से दोनों राधा और सुरेंद्र मेहनत करके अपनी बेटी को फिर से पढ़ाने लगते हैं। मीरा पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी सरकारी ऑफिसर बन जाती है, लेकिन राधा और सुरेंद्र सड़क पर खाना बेचना नहीं छोड़ते। एक दिन उन दोनों के ठेले के आगे एक सरकारी गाड़ी आकर खड़ी होती है। वो लोग हैरान हो जाते हैं। उस गाड़ी में से उनकी बेटी मीरा उतरती है, जो कि एरिया की कलेक्टर बन चुकी थी। गाड़ी से उतरकर मीरा सबके सामने बिना शर्म के अपने माँ बाप के गले लग जाती है। यह देखकर वहाँ खड़े सभी लोग ताली बजाने लगते हैं और सुरेंद्र और राधा का खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। वो लोग बहुत खुश होते हैं। मीरा राधा से कहती है, माँ ये सफलता मेरी नहीं, ये आपकी सफलता है। मैं आज जो भी हूँ आपकी मेहनत की वजह से हूँ। बैम्बू बिरयानी वाले की सफलता। मोहन और सुनील बहुत अच्छे दोस्त थे। वो दोनों लकड़हारे थे। वो दोनों जल्दी सुबह जंगल चले जाते और वहां से लकड़ियां काट कर लाकर गांव में व्यापारियों को बेचा करते थे। वो दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे। वे दोनों एक दूसरे पर बहुत भरोसा किया करते थे। एक दिन जब दोनों जंगल में लकड़ी काटने काफी अंदर तक चले गए, तब सुनील ने मोहन से कहा, अरे मोहन, वो देख तो वहाँ पर। अरे क्या हुआ सुनील, क्या दिख गया तुझे ऐसा? अरे वो सामने देख, नदी पार कितने बांस के पेड़ हैं। बहुत बड़े बड़े बांस के झुरमुट लगते हैं वहाँ पर। ये तो लगता है एक बांस का जंगल है नदी पार। क्यों ना हम वहाँ जाकर बांस काटें? पता है तुझे, बांस बेचने से लकड़ी से ज्यादा कमाई होती है। हाँ हाँ ठीक है, चल वहीं चलते हैं। सुनील और मोहन बांस के जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पर बांस के झुरमुट देखकर बड़े खुश होते हैं। वे दोनों जल्दी से तरह तरह के बांस काटते हैं
और उन्हें लाकर गांव में व्यापारियों को बेचते हैं। व्यापारी बांस देकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे भाई, कहाँ लग गई तुम लोगों की लॉटरी? ये कहाँ से लाए हो इतने अच्छे बांस? क्या और लाकर दे सकते हो? हाँ सेठ जी, आप जितने कहिए हम उतने बांस ले आएंगे, लेकिन कहाँ से लाए हैं ये आपको नहीं बता सकते हम। अच्छा ठीक है भाई, मुझे क्या लेना है तुम कहाँ से भी लाए हो। ये पकड़ो पैसे और कल और बांस ले आना। जी सेठ जी। वो दोनों खुशी खुशी पैसे लेकर घर चले जाते हैं और सुबह जंगल जाने की तैयारी करने लगते हैं। बांस के जंगल में पहुंचकर वो दोनों तरह तरह के बांस काटने लगते हैं। तभी अचानक बड़े जोर से बादल गरजने लगते हैं। बादलों की आवाज सुनकर सुनील कहता है, अरे मोहन, जल्दी कर भाई, जल्दी कर, लगता है बहुत जोर का तूफान आने वाला है, हमें कहीं छुपने की जगह देखनी होगी। वो दोनों जंगल में छुपने की जगह की तलाश करने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक गुफा दिखाई देती है। वो दोनों गुफा के अंदर घुस जाते हैं। देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। वो लोग आग जला लेते हैं। उन्हें बहुत भूख लग रही थी। तभी मोहन बोलता है, अरे सुनील, ये देख, ये बैम्बू तो कितने कच्चे और अच्छे लग रहे हैं। मैंने सुना है बैम्बू की बहुत अच्छी बिरयानी बनती है, चलो आज बैम्बू बिरयानी बनाते हैं। और वो दोनों बहुत ही स्वादिष्ट बैम्बू बिरयानी बनाते हैं, जो उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो दोनों बिरयानी खाकर सो जाते हैं और सुबह मौसम खुलने पर अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए उन लोगों का जंगल जाना बंद हो गया। तभी एक दिन मोहन सुनील से कहता है, अरे सुनील, घर बैठे बैठे क्या करें भाई, चलो एक काम करते हैं, हमने जो बैम्बू बिरयानी बनाई थी ना, वो बनाकर गांव की मार्केट में बेचते हैं। मुझे लगता है लोगों को जरूर पसंद आएगी। वो दोनों खूब सारी बिरयानी बनाते हैं और गांव के बाजार में बेचने लगते हैं। उनके हाथ की बनाई बैम्बू बिरयानी सबको बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब वो दोनों रोज ही बैम्बू बिरयानी बनाकर गांव के बाजार में बेचने लगे। देखते ही देखते उनकी बैम्बू बिरयानी पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। अब सुनील और मोहन लकड़हारे नहीं, बैम्बू बिरयानी बनाने वाले व्यापारी बन गए थे।